नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के ऊपर आज सुबह से लेकर के शाम तक, जो कि मीडिया जगत में चर्चा का विषय बनी रही है। क्या है खबर? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को नोबेल का पुरस्कार मिलने वाला है, नोबेल पीस प्राइज। यही खबर रही है पूरे दिन, यानी सुबह से लेकर के शाम तक मीडिया में कि क्या सच में ये नोबेल का प्राइज मिलने वाला है। इस पर हम आगे बात करेंगे। किसने कहा कि हाँ हम नोबेल प्राइज इनको देने वाले हैं, मोदी जी को, और उसके बाद से ये सुर्खियां बनना चालू हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी को नोबेल का पीस प्राइज मिलने वाला है। इसकी पूरी सच्चाई, पूरी पड़ताल करेंगे हम आज की आखिर क्या हुआ, कुछ हुआ, कैसे हुआ, सुबह से लेकर के शाम तक। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि जो भी हमारा आज का पूरे एक तरीके से अखबार है, या फिर हम मिंट की बात करें, या फिर जो भी हमारा इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, एएनआई हो गया, सभी में यही चर्चा रही है कि नोबेल कमेटी के जो डिप्टी लीडर हैं इस समय पे, कौन है नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर? उनका नाम है एस्ले तोजे। एस्ले तोजे, एस्ले तोजे इस समय पर इंडिया आए हुए हैं, इंडिया विजिट पे आए हुए हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत ही अच्छे नेता हैं और ऐसे नेताओं को, या फिर इस तरीके के नेताओं की देश को जरूरत है, पूरी दुनिया को जरूरत है, और ये एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। समझिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ नोबेल पीस प्राइज उनको मिलने वाला है, यानी हम मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज देने ही वाले हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि इस तरह के नेताओं को, किस तरह के? मोदी जी जैसे नेताओं को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, या फिर इस तरीके की दावेदारी वो सिद्ध करते हैं कि हाँ उनको प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, मार्केट में खबर आने के जस्ट बाद, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं सुबह ये खबर लॉन्च हुई, और जैसे ही ये खबर लॉन्च हुई फिर सर्कुलेशन इसका चालू हो गया। बहुत तेजी से मार्केट में ये खबर सर्कुलेट हुई कि भैया मोदी जी को अब नोबेल प्राइज तो मिल गया। अब समझ लो कि पक्का हो गया कि नोबेल प्राइज इनको मिलने ही वाला है, कहीं शाम तक ही न मिल जाए। कुछ लोग तो ऐसा छाप रहे थे, यानी मीडिया न्यूज़पेपर्स कुछ इस तरीके से लिख रहे थे कि हो सकता है शाम को ही नोबेल प्राइज इनके घर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। शाम हो गई और उसके बाद जब हम ये खबर आपको सुना रहे हैं तो अभी तक मोदी जी को प्राइज मिला नहीं है। देखिए, मजाक की बात अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी वो काबिलियत रखते हैं कि उनको नोबेल का पीस प्राइज मिलना चाहिए। सिर्फ हम नहीं कहते ऐसा, बल्कि ये पूरी दुनिया कहती है। बहुत बड़े बड़े लीडर्स, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर्स ये बात कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 8 से 10 सालों में। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से ही उन्होंने पहचान बनानी चालू कर दी थी वर्ल्ड लेवल पे, और अब चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर वो कहीं भी जाते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं, यूएनओ की मीटिंग्स में जाते हैं, या फिर यूएनएससी की मीटिंग्स में जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ किसी भी मीटिंग में जाते हैं, या फिर किसी विदेशी दौरे पे जाते हैं, तो हर जगह पर उनकी चर्चा होती है और साथ ही साथ उनकी वाहवाही होती है। क्योंकि पिछले 7 से 8 सालों में जिस तरीके का कार्य उन्होंने किया है, जिस तरीके की अपनी पहचान उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे बनाई है अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, उनके द्वारा जो स्टेप्स लिए गए उसके थ्रू, और जिस तरीके से इंडिया को एक पुअर कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री से वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के साथ साथ काफी तेजी से हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ हुई है उसमें भी एक पावरफुल लीडरशिप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरीके से हमने 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया, उसके बाद जीएसटी को हम लेकर के आए, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान को बता दिया कि अगर तुम हमारे यहाँ पर टेररिस्ट भेजोगे, आतंकवादी भेजोगे, तो हम उनको ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे देश के अंदर ही मार देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब से रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, अब रसिया यूक्रेन का वॉर जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद से क्या हुआ? रसिया यूक्रेन वॉर के बाद से कंटिन्यूअसली आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड होती हुई दिखाई दी है। कौन कौन से पार्ट में? एक कंट्री जो है रसिया है, दूसरी कंट्री है यूक्रेन है। अब यूक्रेन को आप अमेरिका मान के चलिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका का ही पूरा सपोर्ट है यूक्रेन को, और यूक्रेन ये युद्ध इसी वजह से कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का उसको सपोर्ट मिला हुआ है। तो दोनों ही कंट्रीज, अमेरिका और रसिया, बाकी बची हुई जो कंट्रीज हैं जो कि पावरफुल नेशंस हैं, जैसे कि चाइना, जैसे कि इंडिया, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जैसे कि ईरान, जैसे कि आपको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जापान, और फिर साथ ही साथ साउथ कोरिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इन सभी कंट्रीज को अपने साथ में मिलाने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा और रूस के द्वारा। मतलब 2 डिवीजन, या फिर 2 तरीके से 2 पार्ट में पूरी दुनिया डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही है।
और ऐसे में भारत ने क्या किया है, ऐसे में भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में यह कहा कि हम ना तो अमेरिका के साथ जाएंगे, ना ही हम रूस के साथ में जाएंगे, बल्कि हम सिंपल शांति से अपना धीरे धीरे डेवलपमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और परिवार में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि ग्रोथ की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मोदी जी के द्वारा एक सेंटेंस बोला गया था, क्या? दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी ये युद्ध का समय नहीं है, हमें युद्ध की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कोविड से जो भी नुकसान हुआ है, कोविड पैंडेमिक के बाद से जो भी हमारी इकोनॉमी को लॉस हुआ है, उसको कैसे रिवाइव किया जाए, ग्रोथ को कैसे देखा जाए, इन सभी चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये मंत्र मोदी जी के द्वारा जैसे ही दिया गया, उसके बाद काफी तेजी से उनकी चर्चा हुई, पूरी दुनिया में चर्चा हुई। उन्होंने ये बताया पूरी दुनिया को कि शांति ही एक तरीके से एक तरीका हो सकता है किसी भी चीज को आगे लेकर के जाने के लिए। हम दो ग्रुप में डिवाइड होकर के ये काम नहीं कर सकते, बल्कि हमें एक तरीके से ये करना होगा कि हम न्यूट्रल रहें। और इसीलिए इंडिया ने न्यूट्रल होना समझा कि हाँ, हम न्यूट्रल रहेंगे और पीस को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। मोदी जी के द्वारा, यानी मोदी जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पुतिन को ये इन्फ्लुएंस किया कि भैया तुम एक काम करो, न्यूक्लियर बम मत चला देना, और जो भी करना है करो, मिसाइल मारो, सब कुछ करो, लेकिन न्यूक्लियर बम मत फोड़ना। नहीं तो खबरें ये भी हैं कि शायद पुतिन न्यूक्लियर बम फोड़ने वाले थे, खिसिया करके। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुमको बम नहीं फोड़ना है, यानी न्यूक्लियर बम नहीं फोड़ना है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बम फूट गया तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी, यानी एक के बाद एक, और फिर दुनिया खत्म। एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 उसी के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके की जो डिप्लोमेसी या फिर जो पीस डिप्लोमेसी और डायलॉग, यानी कि ये बात कही गई मोदी जी के द्वारा, जो हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा काफी तेजी से चर्चा बनी कि हाँ, मोदी और इंडिया दोनों ही ये चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें शांति की ओर बढ़ना चाहिए और किसी भी तरीके से शांति को स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो इस समय पे नोबेल कमेटी के लीडर हैं, डिप्टी लीडर, नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर इस समय पे इंडिया विजिट पे आए हुए हैं, और उन्होंने इन सभी चीजों को, यानी मोदी जी की जो भी खूबियां हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं काफी दिनों से, बहुत समय से मोदी जी को फॉलो कर रहा हूं और ये देख रहा हूं कि उनके अंदर बहुत सी काबिलियत है, और वो देश के ऐसे नेता हैं जिनको कि नोबेल प्राइज मिलना नहीं चाहिए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि मिलना ही चाहिए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये एक अच्छे दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं। उनके द्वारा जो स्टेटमेंट कहा गया वो क्या था? पीएम मोदी इज द बिगेस्ट कंटेंडर फॉर द नोबेल पीस प्राइज। ये एक्चुअल में स्टेटमेंट जो उनके द्वारा कहा गया, और जैसे ही ये स्टेटमेंट निकल के आया, सबको ये लगा कि हाँ भैया, अब तो मतलब नोबेल प्राइज मोदी जी को मिल ही गया। और भी बहुत सी चीजें देखिए, सिर्फ इन्होंने ही नहीं, बल्कि हमने तुर्की में जैसे ही अर्थक्वेक आया, उसके बाद जो काम किया, तुर्की को हमने एड्स भेजे, फ्रेंड इज नीड फ्रेंड इंडीड, ये बातें उस समय पे निकल के आई, तुर्की ने हमको धन्यवाद दिया। उसके बाद और भी चीजें क्या है कि मोदी जी जो है पूरी दुनिया में जब हम किसी भी लीडर में पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो सबसे एक नंबर पे आते हैं, यानी 78% की पॉपुलैरिटी के साथ में मोदी जी एक नंबर पे हैं। जो इस समय पे हमारे यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, उसने भी ये बात कह दिया है कि हाँ, जो इंडिया है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से मोदी की लीडरशिप में डेवलप हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैक्रोन भी तारीफ कर चुके हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और यहां तक कि जो हमारा दुश्मन देश है, कौन? पाकिस्तान, उसके प्रधानमंत्री जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, इमरान खान, उन्होंने भी इंडिया की तारीफ की। कहा कि इस समय पे जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो मोदी की गवर्नमेंट है, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखती है, अपनी बात हर एक स्टेज पर इंडिपेंडेंटली वो बोलती है। और साथ ही साथ उन्होंने एक तरीके से मोदी जी की डायरेक्टली तारीफ की। हालांकि वो इस समय पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। हो सकता है ये मोदी जी की तारीफ करने की वजह से ही हो, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मोदी जी की तारीफ सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एंटोनियो गुटेरस हैं, यूएन के चीफ, उन्होंने भी बहुत तेजी से तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जो मोदी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट निकाला गया, क्या कि नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये काबिले तारीफ स्टेटमेंट है, और ये बताता है कि किस तरीके से मोदी और इंडिया डेडिकेटेड है पीस को स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया में, और इस तरीके के लीडर्स का होना बहुत जरूरी है।
हमने अफगानिस्तान तक की हेल्प की, वहां के लोगों की हेल्प की, हमने गेहूं को भेजा वहां पर भर भर के ट्रक्स में कि किस तरीके से वहां के आम लोगों की हेल्प की जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जीवित रह सकें, भूखमरी से मर न जाएं। साथ ही साथ दूसरी चीजें और भी बहुत सी चीजें हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो ये थी पूरी खबर कि मोदी जी को आखिरकार नोबेल पीस प्राइज देने की बात कहां से शुरू हुई और क्यों लोगों ने लगे हाथ ये सुर्खियां बना दी कि मोदी जी को नोबेल का पीस प्राइज मिलने वाला है। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज है वो मिलता किस किस कैटेगरीज में है। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि 6 टोटल कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज जिसमें कि नोबेल प्राइज दिया जाता है। कौन कौन सी है वो कैटेगरीज? सबसे पहली चीज है मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। इन सभी कैटेगरीज में नोबेल का पीस प्राइज दिया जाता है। इसके अलावा ये 6 कैटेगरीज जो नोबेल की पीस प्राइज दी जाती हैं वो अलग अलग डेट में दी जाती हैं और इसकी एक बहुत लंबी प्रोसेस है कि किस तरीके से डिसाइड होगा कि नोबेल का पीस प्राइज किसको देना है या फिर नोबेल का फिजिक्स का प्राइज किसको देना है, नोबेल का जो एक तरीके से इकोनॉमिक्स का प्राइज है वो किसको देना है। तो ये इसके लिए डिसाइड करने की एक पूरी प्रक्रिया है जिसके थ्रू इसको फॉलो किया जाता है। जो नोबेल का पीस प्राइज है वो इंडिया में किसको मिला है? तो इंडिया में ये नोबेल का पीस प्राइज मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में ये नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, 2009 में उनको ये नोबेल का पीस प्राइज मिला था। ठीक है, जो 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल का पीस प्राइज मिला था उसको अकेले नहीं बल्कि 2 लोगों को ज्वाइंटली दिया गया था, जिसमें मलाला यूसुफजई थी और हमारे कैलाश सत्यार्थी जी थे। इसके बारे में हमने आगे और भी बातें हैं जिसको हम जान सकते हैं काफी तेजी से, बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें हैं जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये जो पीस का प्राइज है या फिर जो जो भी नोबेल प्राइज है वो जो दिया जाता है ना वो अल्फ्रेड नोबेल जी को, या फिर वो एक तरीके से जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पर बना हुआ है ये नोबेल का पीस प्राइज। और उन्हीं का जो पूरा पैसा है वो एक बहुत ही मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक व्यापारी का माइंड रखते थे और बहुत व्यापार भी उन्होंने किया, बहुत रईस आदमी थे, पैसा रुपया बहुत भर भर के था उनके पास। लेकिन देखिए एक तरीके से कभी कभी होता है कि इंसान का जो हृदय परिवर्तन हो जाता है। कैसे? कि इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट को खोज उस समय पर किस लिए किया गया था कि जो बड़ी बड़ी माइंस हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको तोड़ा जाए किस तरीके से। तो उन्होंने डायनामाइट की खोज की कि हम पत्थरों को तोड़ेंगे और उसके बाद से जैसे ही ये डायनामाइट की खोज हुई उनके द्वारा माइनिंग्स में बहुत तेजी से इसका यूज किया जाने लगा। डायनामाइट का भारी मात्रा में प्रोडक्शन हुआ, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए और बहुत सारा पैसा भी कमाया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ परिस्थितियां बदली और लोगों ने इस डायनामाइट का यूज करने लगे, किया जाने लगा लोगों की जान लेने के लिए, हत्याएं करने के लिए। ओके, तो इस चीज को जब इनको पता चला कि हमारे डायनामाइट का, हमारी खोज का इस तरीके से उपयोग किया जा रहा है तो इनको बहुत ज्यादा निराशा हुई। और इसी निराशा की वजह से उन्होंने कहा कि जब मेरे द्वारा खोज की गई चीज का इस तरीके से गलत उपयोग किया जा रहा है तो मैं कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करूंगा अच्छाई के लिए। और इन्होंने कहा कि जो भी लोग अच्छाई के लिए काम करें, जो भी लोग कोई साइंटिफिक रिसर्च में काम कर रहा हो या किसी भी तरीके से फिजिक्स की रिसर्च में काम कर रहा हो, पीस के लिए काम कर रहा हो, तो उनको मेरी तरफ से अवार्ड दिया जाए। कौन सा अवार्ड? नोबेल का अवार्ड, और उसी को कहा गया नोबेल प्राइज। यानी कि नोबेल प्राइज की जो पूरी स्टोरी है वो रिलेटेड है अल्फ्रेड नोबेल से और डायनामाइट से। ठीक है, अब उसके बाद समझिए कि डायनामाइट जो था या फिर अल्फ्रेड नोबेल का जो नोबेल प्राइज था वो दिया जाने लगा उसके बाद से 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था किसी व्यक्ति को। उसके बाद से कंटिन्यूअसली जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, किसी को भी जब चुना जाता है तो उसको दिया जाता है नोबेल का प्राइज, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आखिरकार इसका सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे डिसाइड होगा कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए किसी व्यक्ति को, मुझे मिलना है, आपको मिलना है या किसी तीसरे व्यक्ति को मिलना है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो इसके डिसाइड करने के लिए एक नॉर्वे की कमेटी है। ओके, वो कमेटी डिसाइड करती है कि किसको नोबेल का पीस प्राइज दिया जाना है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले नॉमिनेशन किया जाता है। ओके, 31 जनवरी की मध्य रात्रि तक, यानी कि 31 जनवरी तक रात 12 बजे तक आप ये नॉमिनेशन का फॉर्म दे सकते हैं। नॉमिनेट कौन करेगा? कोई भी व्यक्ति नॉमिनेट कर सकता है। किसको करेगा? किसी दूसरे व्यक्ति को करेगा। जैसे कि मेरे आप खास दोस्त हैं तो मैंने नॉमिनेट किया आपको, उसके लिए कुछ कैटेगरीज हैं कि वो व्यक्ति इस तरीके की पॉपुलैरिटी रखता हो, इस तरीके का उसके द्वारा कुछ काम किया गया हो, यानी कि कुछ अच्छा काम किया गया हो उसके द्वारा, कुछ अपने आप में पहुंची हुई चीज हो वो, तो उसको नॉमिनेट कराया जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा।
जब नॉमिनेट कर लिया जाएगा, करवा दिया जाएगा, तो उसको फिर उम्मीदवार जो भी रहेंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ये काम कब होगा? मार्च से अप्रैल के बीच में ये काम किया जाएगा। फिर मई से अगस्त के बीच में एडवाइजरी रिव्यू किया जाएगा, यानी जो भी नाम आए हैं उनमें से रिव्यू किया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति है, किस चीज के लिए सुटेबल बैठता है और किस तरीके का उसके द्वारा काम किया गया है। और फिर अंतिम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इस पूरे अवार्ड को देने का कार्यक्रम चलाया जाएगा कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में नोबेल का प्राइज किसको किसको मिलना है, उन सभी को बुला करके ये अवार्ड सेरेमनी की जाएगी और दिया जाएगा। 2023 के लिए, 2023 में क्योंकि अवार्ड तो दिया ही जाना है नोबेल का प्राइज किसी न किसी को, तो 2 से 9 अक्टूबर के बीच में 2023 में नोबेल के प्राइजेस की अनाउंसमेंट होगी, यानी कि बताया जाएगा कि किसको किसको मिलने वाला है। और उसी दिन किस्मत का ताला खुलेगा मोदी जी का भी कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बातें हवा हवाई है या फिर सच्चाई है, ये सब पता चलेगा 2 से 9 अक्टूबर के बीच में, जब ये नाम अनाउंस किए जाएंगे, जब ये पता चलेगा कि एक्चुअल में किसको किसको नोबेल का पीस प्राइज मिलने जा रहा है। तो जाहिर है आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि सुबह से लेकर के शाम तक में क्या क्या हुआ, कैसे एक छोटी सी बात, एक छोटा सा स्टेटमेंट जो कि नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर के द्वारा दिया गया, वो पूरे मार्केट में हवा बन गया। और हवा बनने के बाद लोगों ने मोदी मोदी करना स्टार्ट कर दिया और फिर मोदी को शाम तक नोबेल का पीस प्राइज भी दिलवा दिया। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।